हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि पहला चैप्टर जो उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इस चैप्टर के हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। वो न्यूमेरिकल जो पिछले 5 सालों में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल को कराएंगे जी। याद रखेंगे, हमारा टारगेट है कि 70 में 70 नंबर स्कोर करना फिजिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हम सीखेंगे जी। मैं आपको यह भी बता दूं कि जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वो न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। तो जो कमजोर स्टूडेंट है, जिनको न्यूमेरिकल कुछ भी समझ में नहीं आता, वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हम पूरी जीरो लेवल से जी, पूरी बेसिक लेवल से हम सिखाएंगे, आपको एक टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आइए अब हम एक एक करके देखते हैं जी। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल, हम देख रहे हैं। आप पेपर में 100% यहीं से आएंगे दोस्त, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि 18 ग्राम जल में, देखिए 18 ग्राम जल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 2025 और 23 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चलिए तो ये बताइए, आपको हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि 18 ग्राम जल में हमसे पूछा गया है कि उपस्थित अणुओं की संख्या बताइए कि अणुओं की संख्या कितनी होती है। कैसे निकालेंगे जी? तो सबसे पहली बात, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अपना सबसे पहले ध्यान देना है टारगेट। आपको टारगेट, अपना लक्ष्य पता करना है कि हमें क्या क्वेश्चन में कहा है, क्या ज्ञात करना है। तो हमें पता चल गया ना कि अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए पहला तो हमारा टारगेट पता चल गया, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। दूसरा आपका काम है कि जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू वो क्या है, किसका वैल्यू है, पहचानना और उसको लिखना। तो चलिए हम वही करेंगे, ठीक है, वही अब हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हल। ऐसे ही आप लिखेंगे हल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 ग्राम जल। तो ग्राम मतलब ग्राम किसका, भार का मात्रक होता है ना, द्रव्यमान का। तो एक बात याद रखेंगे, केमिस्ट्री में द्रव्यमान कहें या भार कहें, दोनों बात एक ही है। फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में सेम ही होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो 18 ग्राम जल है, तो इसका मतलब ये दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे दिया गया है जल मतलब H2O का भार। तो जल का भार यहां पे हमारा दिया गया है 18 ग्राम। ठीक है जी, 18 ग्राम जल का भार दिया है। अब दूसरा जल का भार दिया है, तो जल का अणु भार तो हम निकाल ही सकते हैं। तो H2O मतलब जल, तो जल का अणु भार निकाल लेते हैं। जल का अणु भार कैसे निकलता है, तो अणु भार कैसे निकलेगा जी? तो जल का देखिए अणु भार कैसे निकालते हैं, अभी सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे H2O है, तो इसका अणु भार निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की संख्या हम देखेंगे कितनी है, तो 2 है ना, तो 2 पहले लिखेंगे और उसके बाद गुणा हम लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान परमाणु भार कितना होता है, तो हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 से गुणा करा देंगे। तो ये पहले हमारा हाइड्रोजन वाला कंप्लीट हो गया। फिर अब देंगे प्लस। अब दूसरा जो हमारा परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है, 16 होता है, तो इससे हमने 16 से गुणा करा दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 एकम में हमारा 2 हो गया, अब प्लस 16 एकम में 16, तो ये हमारा क्या हो गया, 18। तो जो 18 आया ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, जल का अणुभार होगा। ठीक है, जल का अणुभार होगा। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं जल का अणुभार कितना, 18 ग्राम प्रति मोल। ये हमने लिख दिया। याद रखेंगे, अणुभार जैसे निकाला जाता है वैसे ही सेम मोलर द्रव्यमान भी निकाला जाता है। तो अणुभार को मोलर द्रव्यमान, जितना अणुभार होगा ना वही मोलर द्रव्यमान भी कहलाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पूरी जीरो लेवल से हम चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमें जल का भार तो क्वेश्चन में दिया था, अणुभार हमने निकाल लिया। हमें निकालना है अणुओं की संख्या, हमारा टारगेट है अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या निकालेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमें अणुओं की संख्या का एक फॉर्मूला पता है, क्या है, तो मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं पहले। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल प्लस Na।
Na मतलब अवगाद्रो संख्या। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जी। देख लीजिए आप, सबसे पहले अणुओं की संख्या निकालने के लिए मूलों की संख्या अब प्लस Na मतलब क्या है, Na मतलब अवगाद्रो संख्या है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर मूलों अणुओं की संख्या निकलेगी। तो हमारा कहीं भी यहाँ पे मूलों की संख्या दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है ना, तो पहला हमारा कर्तव्य है कि हमें मूल ज्ञात करना है, मूलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भार और अणुभार दिया है, जल का भार जल का अणुभार, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं कि जल का मूल हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम जल का मूल निकालें, मूल मतलब मूलों की संख्या, तो मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, ये फॉर्मूला होता है। भार बटे अणुभार होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम वैल्यू रखें तो देख लीजिए क्या निकलता है, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर भार का मान कितना है, भार का मान है 18, अणुभार का मान भी है 18, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले मूल की जो संख्या निकला, मूल का मान निकल गया 1। जैसे ही मूल का मान 1 निकल गया, उसके बाद अब हम क्या करेंगे जैसे ही मूल का मान 1 निकल गया, उसके बाद अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब हम लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे कि अणुओं की संख्या अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल प्लस क्या होता है, Na मतलब क्या होता है, Na मतलब होता है अवगाद्रो संख्या कहते हैं। अवगाद्रो संख्या को ना Na से दर्शाते हैं जी, Na से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं तो देखिए वैल्यू कैसे रखते हैं जी, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, मूल क्या होता है, मूल यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो मूल का मान है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब प्लस Na मतलब अवगाद्रो संख्या, तो अवगाद्रो संख्या एक बात याद रखेंगे, अवगाद्रो संख्या का वैल्यू जो होता है वो इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये अवगाद्रो संख्या का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, मूल प्लस नहीं होता है, मोल इंटू होता है, ये फॉर्मूला हम थोड़ा गलत बता रहे थे। मूल इंटू अवगाद्रो संख्या होता है, गुणा में होता है जी, गुणा में, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ये मैं माफी चाहूंगा, प्लस हमने लिख दिया था भूलकर, यहाँ पे गुणा होता है इंटू, तो इतना हमने लिख दिया। अब ये आप याद रखेंगे, अवगाद्रो संख्या की वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा और हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या 1 अगर इसमें गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, तो इतने हमारे अणु हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा जो निकला, ये हमारा आंसर निकल गया, ये हमारा आंसर निकल गया। चलिए देखिए, कोई हार्ड है जी, कोई हार्ड है नहीं है। हमें पता था कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए मूल की आवश्यकता पड़ेगी। Na का तो मान हमें पता है कि इतना Na का होता है, परंतु हमें मूलों की तो संख्या चाहिए ना। अब मूलों की संख्या निकालने के लिए हमें पता था मूल बराबर होता है भार बटे अणुभार, क्वेश्चन में तो ओनली भार दिया है, तो अणुभार की आवश्यकता हमें मूल निकालने पे पड़ेगी, इसीलिए हमने अणुभार का मान यहाँ पे निकाला है। और जैसे ही निकाला तो मूलों की संख्या निकाल लिए, अब मूलों की संख्या का मान हमने रखा तो अणुओं की संख्या निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ये एक स्टेप याद रखेंगे किस प्रकार हम करते हैं। ये फॉर्मूला दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर इसी को थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए चलिए जी आगे बढ़े, चलिए आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे, मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या हमसे पूछ लिया, तो बताइए इसको नहीं निकाल लेंगे।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समझिए, लाइव सेशन में सामने आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा सोचिए। आपको खुद ही वीडियो को रोक लीजिए और रोक कर इस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, करिए प्रयास। चलिए, आप प्रयास किए होंगे, अच्छी बात है। अब नहीं किए हैं तो वो जिन्होंने किया है वो अपना आंसर मिलाएंगे कि इतना आंसर आ रहा है या नहीं, और इसी मेथड से आपने किया है या नहीं, ये सब ध्यान देना है। तो इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हम यहां पे लिखेंगे दिया गया है। इतना तो बात हमें लिखना ही है। अब क्या दिया है, तो सबसे पहला हमारा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का भार। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना दिया है, 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार, तो अणुभार क्या हो जाएगा जी, तो एक बात मैं आपको बता दूं, CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, तो सीधी बात, कार्बन की संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे, और गुणा कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 लिख दिए, ठीक है। ये हमने 12 लिख दिया, फिर प्लस, फिर अब ऑक्सीजन वाला आ गया, तो ऑक्सीजन की संख्या है 2, गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 लिख दिए। अब 12 एकम में 12, प्लस 16 दूना 32, और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 2 4 और 3 1 4, तो ये हमारा आ गया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु भार होता है वो 44 होता है। 44 होता है ना, तो सीधी बात है अणु भार भी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो 44 ग्राम प्रति मोल, ऐसे हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भार फिर अणुभार हमने निकाल लिया। अब हम जानते हैं अणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल की आवश्यकता पड़ेगी, मोलों की संख्या की, तो इसलिए हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार होता है, अणुभार होता है, तो ये हमने इतना लिख दिया, ये हमारा तो फॉर्मूला हो गया। अब सीधी बात है कि इस पर मान हम पुटअप कर देते हैं, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार का मान है 44, अणुभार का मान कितना है जी, तो अणुभार का मान आप देख सकते हैं, अणुभार का मान भी है 44, तो 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, तो एक एक जो हमारा आया, ये हमारा क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, मोल का जो मान आया वो एक आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब सीधी बात है, अब आप जानते ही हैं, जैसे ही एक आ गया, तो जैसे हमने क्या किया था, तब हम लिखेंगे, तब मेन फॉर्मूला लिखेंगे कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है जी, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल अगुणे क्या होता है, मोल गुणे क्या होता है, मोल अगुणे Na, मतलब अवगाद्रो संख्या, ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पे केवल हम मान पुटअप करेंगे और निकल जाएगा। कैसे पुटअप करेंगे देख लीजिए, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, मोल, मोल का मान कितना है जी, मोल का मान है 1, तो 1 हमने रख दिया। अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, इतना हमने लिख दिया, तो ये हमारा इतना आ गया। अब अब जैसे ही 1 में अगर गुणा करा लेते हैं, ये तो हमारा हो गया अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या एक का अगर इसमें हम गुणा करा लेते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा, इतना हमारा अणु हो जाएंगे, तो अणुओं की संख्या इतनी हमारी हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, सेम उसी प्रकार ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हुआ है। ये हमने क्यों दिया जी, ये हम आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब चलिए, इतना आपने समझ लिया। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में हम थोड़ा घुमाएंगे, क्वेश्चन कैसे ही ऐसे ही घुमाता है, और देख लीजिए 2026 में भी और 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहे हैं एसटीपी, एसटीपी मतलब होता है सामान्य ताप और दाब पर, ठीक है ना। तो एसटीपी मतलब सामान्य ताप और दाब पर क्या होगा, है सामान्य ताप और दाब पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस
में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अणुओं की संख्या नहीं कहा, अब मोलों की संख्या में ज्ञात करने को कहा है। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पे 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस दिया है, तो लीटर हमें दिया है ऑक्सीजन गैस। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए और देखिए क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे आप इस न्यूमेरिकल को। वैसा ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे? मैं साइड भी हट सकता हूं, ठीक है, हट जा रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है, इसको रोक कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो क्या क्या दिया गया है, सामान्य ताप और दाब पर, तो ये हम लिखेंगे सामान्य ताप व दाब पर, मतलब STP। सामान्य ताप और दाब पर क्या दिया गया है जी, कि ऑक्सीजन की जो आयतन, लीटर किसका होता है, मात्रक, आयतन का मात्रक लीटर होता है ना, तो इसीलिए ये हमारा आयतन का वैल्यू हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, मतलब O2, ऑक्सीजन गैस का आयतन। तो ऑक्सीजन गैस का जो आयतन है, ऑक्सीजन गैस का जो आयतन है वो कितना दे दिया, ऑक्सीजन गैस का आयतन 11.2, ऑक्सीजन गैस का आयतन 11.2 लीटर दिया हुआ है। 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस का आयतन दिया है। हमसे पूछा जा रहा है मोलों की संख्या ज्ञात करना। चलिए वो तो हम ज्ञात आपको करेंगे। एक बात आप याद रखेंगे कि देखिए ये चीजें थोड़ा सा मैं साइड में आपको बता दे रहा हूँ, साइड में ये चीजें हर कोई नहीं बताता, और मैं चाहता हूं कि आप अभी ये क्लियर कर लें। देखिए जब भी ना, जब भी, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में भार में कोई वैल्यू दे, जैसे कि अभी हमें दिया हुआ था, अभी जो कार्बन, देखिए इतना ग्राम, देखिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया था, तो 44 ग्राम में दिया है ना, तो ग्राम किसका मतलब भार का मान दिया था। तो जब भी भार का वैल्यू दे तो मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणु भार का यूज करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो जब भी, जब, ये आप, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जब द्रव्यमान का वैल्यू दिया गया हो, जब भी द्रव्यमान का वैल्यू दिया होगा ना, तो उस समय पर मोल का फॉर्मूला आप लगाएंगे, मोल बराबर भार बटे अणु भार, इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं। ठीक है बाबू, ठीक है ना। जितने भी हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट है ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, जब भी द्रव्यमान का दिया हो, जैसे कि ग्राम में कोई भी वैल्यू दिया हो या किलोग्राम में, तो इसमें हम क्या लगाएंगे जी, इसमें हम ये मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अणु भार का यूज करते हैं। परंतु यदि हमें लीटर में कोई वैल्यू दे दे और तब हमें कहें मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं मोलों का, तो ये समझ लीजिए, जब लीटर मतलब आयतन में वैल्यू दे दे, तो जब, ये हम लिखेंगे यहाँ पे, जब आयतन में आयतन दिया हो, तो जब आयतन में दिया होगा ना, तो आयतन के लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि मोल बराबर आयतन, अब बट्टे क्या होता है 22.4, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। देख लीजिए बाबू, ये आप याद रखेंगे क्लास 11 के हमारे स्टूडेंट, जब भी आयतन में वैल्यू दिया हो, आयतन मतलब जैसे देखिए लीटर में दिया है, लीटर क्या होता है, आयतन का ही मात्रक होता है, तो जैसे लीटर अगर दिया हो तो उस समय में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि जब भार में दिया हो तो ये, आयतन में दिया हो तो ये, अब मान लेते हैं कणों की संख्या में दे दे, कि मान लेते हैं 25 कण हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसे कणों की संख्या अगर दे दे, ठीक है, कणों या अणुओं की संख्या,
दिया हो तब जाकर उस समय पर हम मूलों की संख्या क्या लगाते हैं। तो उस समय पे याद रखेंगे कि मूलों की संख्या, उस समय पर मोल बराबर क्या होता है, उस समय पर मोल बराबर होता है उस समय पर मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या बटे क्या होता है, बटे होता है Na। Na मतलब अवगाद्रो संख्या। मान लेते हैं कि कणों की संख्या, कण या अणुओं की संख्या जितना दिया होगा उतना लिख देंगे। Na का वैल्यू आप जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसको रखेंगे तो हमारा मूल निकलेगा। तो ये हमने 3 फॉर्मूले बता दिए, द्रव्यमान में इसका, आयतन में इसका, अणुओं के लिए या कणों के लिए ये फॉर्मूला। तो हमारा वैल्यू किस में दिया है, लीटर में दिया है। तो लीटर बराबर हम जानते हैं, लीटर में जब भी दिया है तो आयतन बटे 22.4 से भाग दे देते हैं। आयतन का वैल्यू हमें दिया है, तब हम लिख देंगे, तब सीधा हम डायरेक्ट लिखेंगे, सीधा हम डायरेक्ट लिख देंगे मोल बराबर क्या होता है जी, मोल बराबर होता है आयतन, अब बटे क्या होता है 22.4। अब इसका अगर वैल्यू हम रख दें तो आयतन का वैल्यू दिया है 11.2 और इसका दे दिया है 22.4। अब देखिए 11 दूना 22, इससे ये, इससे एक बार में या ये 2 बार में, मतलब 1/2 बार में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो या तो आंसर आप 1/2 कह दें, या तो आंसर 1/2 कह दें, या आप कह सकते हैं 2 में 1 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 मूल कह सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो सीधी बात है, इसमें कुछ है नहीं है। बट जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगी तब तक आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। और यहीं से न्यूमेरिकल हार्ड लगने लगता है दोस्त। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लास 11th के स्टूडेंटों को कोई भी दिक्कत आए आगे भी। तो इसीलिए आप इन तीनों फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। थोड़ा समय लगा बट हमने इन सभी को बताया है। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा सा मैं देख लूं वीडियो अच्छा बन रहा है ना। चलिए जी नेक्स्ट, अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, देखिए इसी टाइप का भी न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा घुमाकर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाता है तो ध्यान से समझेंगे। एसटीपी मतलब सामान्य ताप पर 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस में अणुओं की संख्या बताइए। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर किया है, अणुओं की संख्या हमसे पूछ लिया है और यहाँ पे लीटर में वैल्यू दिया है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे हल हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, सामान्य ताप व दाब पर, मतलब एसटीपी पर, सामान्य ताप व दाब पर क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा दिया गया है नाइट्रोजन गैस मतलब N2 का आयतन, नाइट्रोजन गैस का आयतन दिया गया है। तो नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना दिया है, 5.6 दिया है, 5.6 लीटर ये हमारा नाइट्रोजन गैस का आयतन दिया है। अब जब भी हमने बताया नहीं रहा है आपको कि आयतन में जब वैल्यू दे तो सबसे पहले हमें हमें इतनी बात पता है कि अणुओं की संख्या, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको जिससे कंफ्यूजन ना हो। अणुओं की संख्या निकालना है तो हमें पता है फॉर्मूला कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोलों की संख्या और गुणे क्या होता है अवगाद्रो संख्या। यही ना फॉर्मूला होता है जी। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हमें पता है, ये बात पता है कि अणुओं की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब तक हमें मोलों की संख्या पता रहेगी तभी जाकर हमें ज्ञात हो पाएगा। तो पहले हम मोलों की संख्या ना ज्ञात करेंगे जी। तो मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो जब भी लीटर में वैल्यू दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, तब हम लिखेंगे तब मोल। तो मोल बराबर क्या होता है भार बटे, सॉरी, मोल बराबर होता है आयतन, अब बट्टे क्या होता है 22.4, ये है। तो इसको हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, आयतन का वैल्यू दिया है 5.6 और ये हमारा 22 दशमलव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले इतना हमारा वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर देते हैं
तो देखिए कैसे करेंगे। अगर इसमें हम 10 का ऊपर गुणा करा लेते हैं और 10 का नीचे गुणा करा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, तो ये हमारा हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 56 और ये हमारा हो जाएगा 224, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 56 और 224 ये हमारा हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटें तो देख लीजिए, 56 एकम में 56 और 56 चौको क्या होता है, 224 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितने बार में 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 आप तो या तो 1/4 कह दें, या तो आंसर 1/4 कह दें, या आप कह सकते हैं कि अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.25, 0.25 आ जाएगा। तो या तो मूलों की संख्या 1/4 कह दें या 0.24, सॉरी 0.25 मोल, ये हमारा मूलों की संख्या निकल गया। जैसे ही मूलों की संख्या निकला सीधा हम इस फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो फॉर्मूले पर रखते हैं तो देखिए कैसे निकलता है, देख लीजिएगा ध्यान से समझेंगे। तो ये हमारा अणुओं की संख्या, तो मूल मूल बराबर कितना हम लिख देंगे, 0.25, इतना हमने लिख दिया। एन अवगाद्रो संख्या का वैल्यू क्या होता है जी, तो हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। ठीक है अब याद रखेंगे कि ये 0.25 है, अगर 0.25 में 6.022 का गुणा कराएंगे ना, तो आप गुणा करा कर देख लीजिएगा आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1.505 आ जाएगा। ये 10⁻23 है तो 23 हमने लिख दिया, ये हमारा अणुओं की संख्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या का मेन हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये गुणा कराना आपको आना चाहिए कैसे होगा है जी, ठीक है। ठीक है, तो इतने हमारे क्या हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे, ये बात आप याद रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो बताइए ये फॉर्मूला हमें पता था कि पहले मूलों की संख्या निकालेंगे तभी जाकर हमारा ये फॉर्मूले पर रखेंगे तो निकलेगा। तो ये सब बात पता होनी चाहिए, इसको बार बार आप इस टॉपिक को हम ऐसे ही करा रहे हैं क्योंकि यही मतलब इस चैप्टर से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 5th नंबर, देख लीजिए। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे परमाणुओं की संख्या हमसे कह दिया ज्ञात करने के लिए, हमसे क्या दिया है, ऑक्सीजन गैस का भार दे दिया है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए क्वेश्चन में कैसे घुमाया है क्वेश्चन। अब इसको अक्सर स्टूडेंट में कहना चाहूंगा, इसको करके दिखाइए आप, रोक दिए हैं वीडियो को, वीडियो को आप रोकिए, आप करके दिखाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं आता है तो देखिए थोड़ा सा उत्तर भी मिलाने का प्रयास कीजिए, समझिए कैसे हमने लगाया है। सबसे पहले क्या दिया है जी, ऑक्सीजन का हमारा ग्राम में दिया है, ऑक्सीजन का मतलब भार दिया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन दिया गया है। इस तरीके से आप लिखिएगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूं तो इसीलिए ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, तो ये हमारा 32 ग्राम दिया है, 32 ग्राम हमारा ऑक्सीजन का भार दिया है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का भार हमारा 32 ग्राम दिया है और इसमें उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। चलिए परमाणुओं की संख्या तो हम बताएंगे, परमाणुओं की संख्या कहे या अणुओं की संख्या कहे, इसका वही फॉर्मूला है जी, मोल इंटू अवगाद्रो संख्या। ठीक है, तो वो हम करेंगे, पहले हम ये काम कर लेते हैं, पहले हम ये काम ये करेंगे कि पहले भार का मान दे दिया है तो हम अणु भार निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन का अणु भार, तो ऑक्सीजन का अणु भार कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है, तो अणु भार कैसे निकालते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, दो है ना, तो दो अगुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 दूना 32,
तो ये 32 हमारा क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 32 अणुभार लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल। ये इसका मात्रक होता है, ऐसे लिख दिया हमने। तो भार का मान पता चल गया, अणुभार निकाल ही लिए, तो अब मोल निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। जब भी भार में वैल्यू देना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, भार बटे अणुभार लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले पर अगर हम रखते हैं वैल्यू तो देख लीजिए क्या निकलता है। तो ये हमारा मोल, भार का मान कितना दिया है जी, तो भार का मान दिया है 32। अणुभार का मान कितना दिया है, तो ये भी दिया है 32। अब 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1। तो ये हमारा एक निकला, क्या है, एक क्या निकला है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या एक निकला है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि मोलों की संख्या तो एक निकला है, परंतु यहाँ पे हमसे पूछा है ना ऑक्सीजन अणुओं की संख्या बताइए। तो ऑक्सीजन अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन कितने हैं जी, ऑक्सीजन एक 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 मोल बराबर कितना होता है, तो एक मोल बराबर भी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन का जो मोल निकला है, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकली है वो एक निकला है। ठीक है, ये मोल किसका हमने निकाला है, ऑक्सीजन के ही मोल निकाले हैं। तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या एक निकला है। तो एक का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक मोल, ऑक्सीजन का एक मोल, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या एक निकला है ना, तो ऑक्सीजन का एक मोल बराबर कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, 23 ऑक्सीजन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। मोल, एक मोल बराबर ही इतना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी संख्या को अवगाद्रो संख्या भी कहा गया। ये सब हम टॉपिक पहले कवर कर चुके हैं। तो एक बात आप याद रखेंगे, ये मोल ऑक्सीजन का ही निकाल रहे थे, तो ऑक्सीजन का मोल हमारा आया एक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की एक मोल, ऑक्सीजन की एक मोल में कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन में एक मोल में कितने हो जाएंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होंगे। ठीक है, इतना हमारा होंगे। तब हम लिखेंगे तब ऑक्सीजन अणुओं की, अणु मतलब यही ऑक्सीजन परमाणुओं, यहाँ पे अणु हमें नहीं कहा है, ऑक्सीजन परमाणु हमसे कहा गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, अणु नहीं कहा, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमसे कहा गया है। तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं जी, दो परमाणु है तो हम दो लिख देंगे। ऑक्सीजन में कितने परमाणु है, दो परमाणु है ना। देख लीजिए ऑक्सीजन O2 कैसे बना है, तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं तब O2 बना है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है तो दो लिख दिए अगुड़े। और ऑक्सीजन का जो हमारा अवगाद्रो संख्या होता है ना Na, तो Na का मान हम रख देंगे, तो Na का मान यही न है जी, यही न है Na का मान, सीधी बात है। तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये लाइन हम नहीं भी लिखे होते तो चलता, मोलों की संख्या एक हम समझ गए थे। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा करा देते हैं तो कैसे भी 6 दूना 12, तो ये हमारा 12 तो आ ही जाएगा। तो 12 देखिए, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 शून्य शून्य, फिर दशमलव, फिर 6 दूना 12, तो ये 12.044 इंटू 10⁻23, इतना हमारा क्या हो जाएगा जी, इतना हमारे परमाणु होंगे। इतने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन O2 में परमाणुओं की जो संख्या होगा इतना परमाणु होंगे जी, इतने परमाणु हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको पता रखना है, याद रखना है। यही यहाँ पे परमाणु न कहकर अगर हमसे कह देता अणुओं की संख्या बताइए, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या जो है ना, अणु तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 अणु एक ही अणु है ना, तो इस यहाँ पे हम ओनली वन ही लिखे होते, तब यहाँ पे हम ओनली मोलों की संख्या एक ही लिखते। परंतु यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कह दिया, तो परमाणु तो यहाँ पे ऑक्सीजन में
दो परमाणु है ना ऑक्सीजन गैस में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन आपको याद रखना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। चलिए जी, पूरा जोश लगा देना है और हार नहीं मानना है हमें। हार तो नहीं गए ना। चलिए आइए एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन हम यूं ही नहीं करा रहे हैं, बार बार पूछा गया है तब हम करा रहे हैं। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 23 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, कर लेंगे इसको? बिल्कुल कर लेंगे जी। क्या करेंगे जी? तो सीधी बात है, हम लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे? सोडियम का भार दिया है, तो हम लिख देते हैं सोडियम। सोडियम जो है Na, सोडियम का भार, और सोडियम का भार कितना दिया है? 23 ग्राम। ठीक है, भार दे दिया है तो अणु भार ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर लिखते हैं Na का अणु भार। तो Na का अणु भार क्या हो जाएगा? तो सोडियम का अणु भार कितना होता है? तो सोडियम का भी अणु भार याद रखेंगे 23 होता है, ग्राम प्रति मोल इतना होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा भार अनुभार हो गया। तब हम निकाल लेते हैं मोलों की संख्या। तो Na का मोलों की संख्या निकाल लेंगे, मतलब वही मोलों की संख्या, मतलब सोडियम का मोल। ठीक है, या मोल भी ओनली लिख सकते थे, चलिए पूरा हमने लिख दिया। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हमने लिख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो Na का मोल, भार का मान दिया है 23, अणु भार का भी मान दिया है 23। 23 से 23 कैंसिल, तो बचा 1। तो ये 1 जो आया, ये हमारा सोडियम का मोल आ गया। सोडियम में मोलों की संख्या 1 आ गया। अब चलिए, हमारे यहाँ पे परमाणुओं की संख्या कह दिया है, तो हम लिख देंगे परमाणुओं संख्या। परमाणुओं की संख्या जब भी क्या है, तो परमाणु कितने हैं जी सोडियम में? तो सोडियम में परमाणु, सोडियम में एक ही परमाणु है ना सोडियम। अब मोलों की संख्या एक ही आया है, तो मतलब 1 हम लिख देंगे। और अवगाद्रो संख्या चाहिए Na, तो Na का वैल्यू हम कितना जानते हैं? तो हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतना होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा हटा लें, परमाणुओं की संख्या, अब परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? अगर 1 में गुणा होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे सभी स्टूडेंटों को, एक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसी प्रकार और भी हम बहुत सारी न्यूमेरिकल को देखेंगे जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। बहुत हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2022 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सोडियम क्लोराइड में NaCl में हमें मोलों की संख्या कह रहा है, तो सीधी बात है कैसे करेंगे जी? आप वीडियो रोक कर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, तो सोडियम क्लोराइड का भार, तो सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया है? 58.5 ग्राम दिया है। ठीक है, इतना ग्राम दे दिया है। अब भार का तो मान दे दिया, तो हम अणुभार भी निकाल लेते हैं। अणुभार किसका निकाल रहे हैं? तो सोडियम का, सोडियम क्लोराइड का, मतलब NaCl का अणुभार। NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl का अणुभार, तो NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा?
तो NaCl का अणुभार देख लीजिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ NaCl कैसे अणुभार निकालेंगे। तो देख लीजिए सोडियम की संख्या कितनी है, एक है, तो एक गुणे सोडियम का भार कितना होता है, 23 होता है परमाणु भार, तो ये कंप्लीट प्लस क्लोरीन की संख्या है एक, और क्लोरीन का परमाणु भार होता है कितना, 35.5 इतना होता है। अब 23 से कम में 23 हो जाएगा, अब प्लस 35.5 से कम में 35.5 हो जाएगा। अब 35.5 और 23 ये कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। तो 58.5 कितना हो जाएगा, NaCl का अणुभार हो जाएगा। तो ये बात हम लिख देंगे 58.5 ग्राम प्रति मोल। याद रखेंगे ये क्वेश्चन में हालांकि भार और अणुभार सेम आ जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि सेम ही आए हर बार, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो भार बटे अणुभार ऐसे दे दिया है, अब क्वेश्चन में ऐसा बार बार पूछा गया है तो उसमें सेम दे दिया है, बट सेम जरूरी नहीं कि आए ही, ठीक है। तो भार बटे अणुभार हो गया, तब हम लिखेंगे तब मोल, तब हम लिखेंगे NaCl का मोल। तो NaCl का मूल लिखे, मूल मतलब मूलों की संख्या, तो मूल बराबर क्या होता है जी, तो भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार होता है। अब इसको अगर हम देख लें तो इसको हम क्या लिख देंगे, NaCl का मोल। तो मोल बराबर भार का मान कितना दिया है, 58.5 दिया है, और इसका भी मान 58.5 दिया है। 58.5 से 58.5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक, तो एक जो आया यही हमारा मोलों की संख्या है। एक जो आया ना, ये हमारा मोलों की संख्या है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, चलिए एक क्वेश्चन ये 2023 में और 25 में पूछा गया है, कराएं कि आप कर लेंगे। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, अभी वीडियो चलने दीजिए, आप ट्राई कीजिए। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं आप सभी के लिए, थोड़ा सा मैं पानी पी ले रहा हूं, तब तक आप ट्राई कीजिए। कोशिश करते रहिए, और जल्द से जल्द हाथ चलाइए अपना, देखिए कैसे करते हैं। चलिए, तो हम बताएं आपको, हम बताएं, चलिए जी, चलिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें अणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, अणुओं की संख्या, ठीक है। तो हम लिखते हैं हल, तो हल में हम क्या लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, अम्ल का इसका भार दिया है, भार, ठीक है। भार कैसे पता चला, क्योंकि ग्राम में है, तो ग्राम मतलब भार का ही वैल्यू है, तो कितना है 98, तो भार हमारा दे दिया है, और हमें अणुभार ज्ञात करना है। भार, भार हमारा दे दिया, तो हम अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं H2SO4 का अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे जी, तो मैं आप ये बार बार सिखा रहा हूं, ये सीख लीजिएगा अणुभार कैसे निकालते हैं। H2SO4 है, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन को स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो है, तो दो गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार एक होता है, तो एक लिख दिए, अब प्लस देंगे। अब फिर सल्फर आ गया, सल्फर की संख्या कितनी है, एक है, और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक तो 16, और इसका कितना होता है, 32 होता है परमाणु भार, तो ये हमने 32 लिख दिया। फिर अब प्लस देंगे। ऑक्सीजन का संख्या कितनी है, 4, अगुड़े ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 कर दिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, दो एकम में दो, 32 एकम में 32, और कितना हो गया ये, 16, 16 32, 16 43, 16 चौको 64, तो 64 ये हमारा हो गया।
अब सभी को जोड़ लेते हैं, 4 2 6 2 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, 6 3 9, तो ये 9 हो गया, मतलब 98 आ गया जी। 98 अणुओं की संख्या निकल गया। ठीक है, अणुओं की संख्या कितनी आ गया, सॉरी अणु भार कितना आ गया, 98, 98। इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मूल, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने भार निकाल लिया, अणु भार निकाल लिया। अब हमें चाहिए अणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो अणुओं की संख्या के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर होता है मोल गुणे अवगाद्रो संख्या, मतलब Na, यही होता है ना, ये होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है कि मोलों की संख्या हम पहले ज्ञात करें। जब तक हम मोलों की संख्या नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हो नहीं पाएगा, तो हम लिखते हैं तब मोल। तो मोल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख ले, तो ये हमारा देख लेते हैं। तो मोल बराबर भार कहाँ है, भार क्या है जी, तो भार है हमारा 98, अणुभार कितना है, तो ये भी हमारा 98 है। तो 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा जी, ये 1 हमारा हो जाएगा जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मूलों की संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। तब तब अब हम क्या, मूलों की संख्या जैसे निकल गया, तब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, मूल बराबर मूल के बराबर 1 है, तो 1 हम लिख देंगे, अगुणे Na क्या है, Na अवगाद्रो संख्या है, तो इसका मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये हमारा हो गया। अब 1 में जैसे ये गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या हो जाएगा। तो अणुओं की संख्या का वैल्यू ये हो गया। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। हाँ जी, करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कितना है, कह रहा है कि 250 ml, 250 ml विलियन में 0.5 मोल NaCl घुला है, तो विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोलरता की गणना करना है। चलिए वो तो हम करेंगे। सबसे पहले जो हमारा वैल्यू दिया है, इसको थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दिया है इसको हम लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू दिया है। तो देखिए, कह रहा है इतना ml विलियन, 250 ml विलियन कह रहा है। तो ml किसका मात्रक होता है, ml हो लीटर हो, ये सभी आयतन का ही तो मात्रक होते हैं ना, तो इसलिए आयतन का ये वैल्यू दिए हैं। तो हम लिखेंगे विलियन का आयतन, ये हमारा क्या दिया है, विलियन विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन कितना दिया है जी, 250 ml, तो ये विलियन का आयतन दिया है। ठीक है, 250 ml ये विलियन का आयतन दिया है, तो इतना हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहे हैं 0.5 मोल NaCl घुला है। ठीक है, तो वो घुला है, तो इसको हम देख लेंगे, इतना विलियन है और इतना मोल NaCl में घुला है। ठीक है, तो इसका मतलब NaCl घुला है, इतना मोल NaCl में घुला है, तो इसका मतलब जो है ये हमारा है ना NaCl, ये हमारा क्या है, विले के मोल है, विले का मोल। तो विले मतलब जो विले मतलब NaCl, तो NaCl ही विले है, घुला हुआ है ना विलियन में, तो ये विले हो जाएगा। या विले के जगह पे हम सीधा लिख देते हैं NaCl, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। NaCl याद रखेंगे विले है, तो NaCl का मोल दिया है, वो कितना दिया है,
तो वो हमारा दे दिया है 0.5 मोल। ठीक है, इतना दिया है। हमसे पूछ रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करना, तो हम लिख देंगे तब। अब आप बताइए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? अब जिनको नहीं पता वो कैसे याद कर पाएंगे, तो ध्यान से समझेंगे मोलरता बराबर क्या होता है। तो मोलरता बराबर होता है, ओहो, मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल बटे विलियन का आयतन। आयतन जो होना चाहिए वो हमेशा किसमें, लीटर में होना चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बाबू बात को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे, ओहो, चलिए कोई नहीं, ये नहीं हटेगा तो मोलरता बराबर विलेय का मूल बटे विलियन का आयतन दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, विलेय का मूल तो हमें पता चल गया, विलेय का मूल इतना है। अब विलियन का आयतन भी हमें दिया है इतना 250 ml, परंतु हम पता है कि ml में नहीं, हमें लीटर में ये मान चाहिए। तो लीटर में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो कैसे चेंज होता है जी? तो मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पे, और ये नहीं हट रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटाएंगे जी। और कैसे हटाएंगे, दिमाग से हटा देते हैं, इरेज कर दिए हम इसको। चलिए साफ ही बात खत्म हो गया ये। अब देखिए ये हमारा लीटर में दिया है, तो लीटर में जो दिया है 250 ml, इसको सॉरी ml में दिया है, लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देंगे। तो सीधी बात है, इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और ये हमारा क्या बचेगा, अब 25 बच गया और नीचे बच गया 100। तो 25 से कम में 25 होता है, और 25 चौको 100, तो ये हमारा 1/4 आ जाएगा। तो या तो 1/4 कह दें, या आप कह सकते हैं 1/4 को, या आप कह सकते हैं 0.25, 0.25 भी कह सकते हैं। 0.25 ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर। 0.25 ये हमारा लीटर हो जाएगा। तो विलियन का आयतन हमने निकाल दिया 0.25 लीटर। अब जैसे ही हम मान इसको रख देते हैं, तो मान रख कर देख लेते हैं जी, विलियन का मोल का मान कितना दिया है, तो 0.5 दिया है। अब विलियन का आयतन कितना दिया है, तो 0.25 दिया है। इतना ही ना दिया है, और ये हमारा हो जाएगा मोलरता। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो हम इसमें एक काम कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें ना आई थिंक हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें हम 100 का गुणा करा देते हैं, और इसमें भी हम 100 का गुणा करा देते हैं। ठीक है, जैसे ही 100 का गुणा भाग कराएंगे, तो देखिए क्या निकलता है, क्या मिलता है जी। तो 100 का जैसे ही हम इसमें गुणा कराएंगे, तो ये हमारा मोलरता इक्वल टू, मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ये हमारा 50 हो जाएगा। 100 का जैसे ही गुणा करेंगे, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, पहले एक दशमलव से ये 5 हो जाएगा, एक जीरो से हटेगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर 10 5 में गुणा होगा तो 50 हो जाएगा ये। और ये हमारा 100 से अगर गुणा करेंगे, तो ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। क्योंकि एक दशमलव एक जीरो हट कटेगा, तो ये दशमलव यहाँ पे आएगा, फिर एक जीरो कटेगा, तो ये दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, तो अब ये 25 बन जाएगा। अब 25 दूना क्या होता है जी, 25 दूना होता है 50, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो दो जो हमारा आया मोल प्रति लीटर, ये हमारा 2 मोल प्रति लीटर, ये हमारा क्या आ गया, मोलरता का फॉर्मूला आ गया, मान आ गया। बात आप समझे? तो ये आपको कहाँ से, ये फॉर्मूला आपको जब तक नहीं याद होगा तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी आपको तैयार जरूर करना है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। हो, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है। अब चलिए एक क्वेश्चन इस प्रकार के भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बहुत बार, ठीक है ना।
तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.7% और ऑक्सीजन 53.3% है। ठीक है, तो उनका मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात कीजिए। अब मूलानुपातिक सूत्र दिया है, ये हमारा कितना दिया है, 2024 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, हमसे कह रहा है कि एक यौगिक है, कोई भी यौगिक है, उसमें कह रहा है कि कार्बन जो है ना वो कितना है, 40% है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो 6.7% है, और जो ऑक्सीजन है वो कितना कह रहा है, 53.3% कह रहा है। तो ये सब हमारा परसेंटेज में दिया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम ग्राम में चेंज करें तो ये हमारा 40 ग्राम वास्तव में कार्बन का मान दिया है, हाइड्रोजन का मान 6.7 दिया है। जब भी ऐसे परसेंटेज में देना तो हम अपने अनुसार हम उसको ग्राम में मान लेते हैं कि इतना ग्राम होगा, तो ये 53.3 ग्राम ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन का वैल्यू। यही ना होगा जी, परसेंटेज में दिया है तो ग्राम में हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि ग्राम में जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा एक आपको एक हम लिस्ट बनाकर आपको समझा देते हैं। ठीक है, जब तक लिस्ट बनाकर आपको नहीं समझाएंगे तब तक बहुत सारी कंफ्यूजन आपको रहेंगे। आई थिंक ये लिस्ट यहीं पे आधे पे करके समझा देते हैं। चलिए, हम्म, 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 हम्म। थोड़ा सा हम लिस्ट एक बनाएंगे जिसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए बाबू, बात को समझिएगा। एक में तो हम तत्व रख देते हैं, एक में हम परमाणु भार रख देंगे, प्रतिशत, फिर परमाणु द्रव्यमान रख देते हैं। बाबू बात को समझिएगा क्या, सबसे पहले ये जो हमारा दिया है ये सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, तत्व है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तत्व। ठीक है, उसके बाद ये हमारा प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत, तो ये हमने लिख दिया। फिर हमारा यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा द्रव्यमान का, इनका द्रव्यमान निकालना। ठीक है, कि ये कितना है। फिर हमारा जरूरत पड़ेगा मूलों की संख्या पता करना, तो मूलों की संख्या हम पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक मूलों की संख्या नहीं पता चलेगा तब तक मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात नहीं होगा। तो पहले हम ये सब निकालते हैं। तो तत्व कौन सा है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक हमारा ऑक्सीजन है, ये तत्व है। प्रतिशत कितना है, कार्बन का प्रतिशत है 40%, हाइड्रोजन का प्रतिशत है 6.7% और ऑक्सीजन का है 53.3%। ये हमारा दिया हुआ है। अगर हम इनका द्रव्यमान देखें तो देख लीजिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है जी, तो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, तो ये 12 लिख दिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमें निकालना है मोलों की संख्या। तो मोल बराबर क्या होता है, हम इतनी बात जानते हैं, थोड़ा सा, मोल बराबर, मैं छोटा करके ही लिख रहा हूं। मोल बराबर हम जानते हैं भार बटे अणुभार होता है, ये होता है ना, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो देख लीजिए हमारा भार, भार कितना हो जाएगा, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भार कितना हो जाएगा। तो हमने कहा ना कि अगर कार्बन का मान दिया है 40%, तो इसका मतलब इसका भार जो है वो 40% है, 40 ग्राम है। तो ये 40 हमारा क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। ठीक है, ये अणुभार, ये अणुभार कैसे निकला, तो ये हमारा जो हमारा ये यहाँ पे द्रव्यमान लिखे हैं वास्तव में ये मोलर द्रव्यमान है। ये क्या है, मोलर द्रव्यमान, जिसको हम अणुभार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अणुभार। या हमने अभी निकाल नहीं रहे थे अणुभार निकालना, ठीक है, तो वही हमारा अणुभार है। तो ये हमारा अणुभार को मोलर द्रव्यमान भी हम कहते हैं, तो ये हमने लिख दिया। भार बटे अणुभार, ये हमारा अगर कार्बन का हम अणुभार निकाले ना तो वो 12 ही होगा, या उसी को हम द्रव्यमान भी कहते हैं। तो हमने 12 लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही अब हम इसको भाग देंगे तो आप देख लीजिए, अगर 12 तो यही 36,
तो यहाँ पे मोल का जो मान निकलेगा ना वो 12 × 36 और 4 बच जाएगा। तो फिर 12 × 36 फिर 12 × 36 मतलब 3.33 ऐसे आता जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले मोलों की जो संख्या का मान निकला है वो कितना निकल गया है, वो 3.33 निकला हुआ है। ऐसे ही अगर हम इसका निकालें तो इसका भी मोल बराबर भार बटे अणुभार होगा, मोल बराबर भार बटे अणुभार होगा। तो भार अगर हम देखें, भार क्या है जी, तो भार है 6.7, ये तो भार हो जाएगा। अणुभार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम 1 का इसमें भाग देंगे तो ये हमारा 6.7, ये 6.7 ही हमारा आ जाएगा मोल। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का अगर मोलों की संख्या निकालें तो ये ऑक्सीजन का भी क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार कितना है 53.5, 53.3 है। अणुभार कितना है 16। तो जैसे ही आप 16 का अगर 53.3 में अगर भाग देंगे ना, 16 32 16 या 48, तो ये भी हमारा 3.33 आ जाएगा, ये भी हमारा 3.33 आ जाएगा। तो ये हमारा सभी का मूलों की संख्या निकाल ली है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम ये है ना कि सभी का मूलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि जितने भी मूलों की संख्या निकली है ना उनमें सबसे छोटी मान को हम लेंगे और उसका भाग हम कराएंगे इन सभी में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, सबसे छोटी मान, और इन सभी में सबसे छोटी मान क्या है जी, 3.33, 6.3 और 3.33। इसमें सबसे छोटी पॉइंट क्या है जी, सबसे छोटी तो 3.33 ही ना है। तो इससे हम भाग कराएंगे, किसमें, इन्हीं सभी में कराना है हमें भाग। ठीक है, तो देख लेते हैं, सबसे छोटी मान से भाग कराते हैं। तो भाग कराने पर, और जब हम कराएंगे ना तो देखिए ये स्टेप आप याद रखेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे। तो स्टेप में हम कैसे भाग करेंगे, तो देखिए अगर हमें कार्बन का अगर हमें मूलानुपातिक सूत्र ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कार्बन। तो कार्बन के लिए अगर हम ज्ञात करते हैं तो कार्बन की मोलों की संख्या कितनी है, तो कार्बन की मोलों की संख्या है 3.33, और 3.33 में हम इसको 3 सबसे छोटी जो अंक है इससे भाग दे देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा, एक बार में। तो ये आप याद रखेंगे कार्बन का है एक। फिर अगर हम हाइड्रोजन का हम ज्ञात करें तो हाइड्रोजन का कितना है जी, मोलों की संख्या 6.3 है, 6.7 है। अगर 3.33 से अगर हम भाग देंगे तो ये देखेंगे तो 3×2 = 6। तो ये लगभग, ये हमारा क्या आएगा, ये लगभग हमारा समांतर आएगा 2 के। ठीक है, कैसे 2 के, तो अगर 6.6 होता, 6.6 होता तो ये दो दो तो आ जाता, पर 6.7 है ना, तो इसीलिए हमारा लगभग हम मानेंगे कि 2 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का अगर हम निकाले तो ऑक्सीजन का अगर निकाले तो ऑक्सीजन का कितना है जी, तो ये भी 3.33 है, और सबसे छोटी अंक कितनी है 3.33। तो इससे अगर हम भाग देंगे तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो जब हमारा 1 2 3 1 2 1 आया ना, तो ये अनुपात है किसका, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यही हमारा मूल अनुपातिक कोई सूत्र अगर हमसे कह दें, मूल लानुपातिक सूत्र, तो मूलानुपातिक सूत्र कैसे निकलेगा जी, तो ये हमारा हाइड्रोजन है, सॉरी पहले कार्बन है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो कार्बन समानुपाती हाइड्रोजन समानुपाती ऑक्सीजन। इनका क्या हो जाएगा, इनका अनुपात 1 2 और 1 है, तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1, मतलब कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 हो जाएगा। तो मूलानुपातिक सूत्र क्या निकल जाएगा यहाँ से, कार्बन की संख्या 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन की संख्या 1 तो ऑक्सीजन की संख्या 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा CH2O, यही हमारा यौगिक हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। तो मूल आनुपातिक सूत्र कैसे निकलता है, ये एक स्टेप है कि पहले परसेंटेज में दे, तो परसेंटेज से हमें क्या निकालना है, मूलों की संख्या दे दें। कभी कभी परसेंट ना देकर आपको सीधा मूलों की संख्या में दे देता है, हमसे कहता है मूलानुपातिक सूत्र निकालिए, तो मूलों की संख्या दे दे तो सभी के मूलों में से हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है और उससे हम मूलों की संख्या में सभी में भाग दे देंगे।
और जैसे ही निकलेगा उनका अनुपात हम इक्वल करके निकाल देंगे तो निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि इतना हार्ड आपको दे कि आपको परसेंटेज ही दे, ये जरूरी नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ले लिए है ना, चलिए जी। हम्म। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं ना कि आपको हम होमवर्क दें, क्योंकि विदाउट होमवर्क मजा नहीं आएगा। एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, फिर हम होमवर्क आपको देते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th नंबर कह रहा है कि 2 मोल अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 मोल अमोनिया का द्रव्यमान हमें ज्ञात करके बताइए। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या में दे दिया है 2 मोल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे कि मोल मोलों की संख्या या मोल बराबर हमारा दे दिया है 2। ठीक है, 2 मोल हमारा दे दिया है। फिर अमोनिया का हमारा द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम एक बात जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, यही होता है ना। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भार होता है इसको हम द्रव्यमान भी लिख सकते हैं केमिस्ट्री में। अणुभार जो होता है ना वो वास्तव में मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर ही होता है। तो ये बताइए, जब भार के जगह पर द्रव्यमान अणुभार जो होता है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर ही होता है, या जितना अणुभार निकलता है ना जैसे वैसे ही मोलर द्रव्यमान भी निकलता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे हम ये तो फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, यही मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए हमें चाहिए कि अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करना, अमोनिया का द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा करा देगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहां से द्रव्यमान, अमोनिया का द्रव्यमान का जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा, मोल अगुणे मोलर द्रव्यमान, यही निकलेगा। ठीक है, ये जब निकलेगा तो इस पर आप मान रख देते हैं, निकल जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान, मूल कितना दिया है, 2 दिया है। अब मोलर द्रव्यमान पता नहीं, तो अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कैसे हम निकालेंगे जी। तो अमोनिया का मैं साइड में करके दिखा दे रहा हूं कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 है तो इसका हमें निकालना है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार निकालना है। तो जैसे निकाल लेते हैं, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या है 1, तो 1 गुणे लिख देंगे। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है जी, 14 होता है ना, तो 14 हम लिख देंगे प्लस। हाइड्रोजन की संख्या है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। हाइड्रोजन की संख्या है 3, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 लिख दिया। 14 एकम में 14 और 3 एकम में 3, तो 14 3 17। तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये हमने 17 लिख दिया। और 17 दूना 34, तो 17 दूना 34 जो आया 34 ग्राम, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा अमोनिया का द्रव्यमान आ गया। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए लगभग हमने 11 क्वेश्चन कराए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आपको करके आना है, और ज्यादा हार्ड नहीं, इसी टाइप के हम क्वेश्चन देंगे जिस टाइप से हमने प्रैक्टिस आपको कराया है। चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करना। तो उस समय से अणुओं की संख्या ज्ञात करने का हम सिखा रहे हैं, कर ही लेंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6.02 इंटू 10⁻23 अणु में कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इतने अणु हैं, हमें हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अणुओं की तो संख्या में पहले दे दिया है, और द्रव्यमान हमें निकालना है, तो नहीं निकाल लेंगे जी, बिल्कुल निकाल लेंगे, आसान है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
अब ग्राम में दे दिया है तो पहले मोलों की संख्या निकालेंगे फिर अणुओं की संख्या। सिंपल है, स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कि सामान्य ताप और दाब पर 22.4 लीटर मतलब 22.4 लीटर गैस में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमारा 26-25 में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन है जी, बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है। अभी हमने कराया भी है तो सब आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर भी कोई डाउट आता है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट मैं जानता हूं कि जितने स्टूडेंट अगर फोकस के साथ समझ रहे होंगे उन सभी को ये प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे तो सब आ जाएगा जी। दो आवश्यक बात मैं कह दूं आपको, समझिएगा। सबसे पहली बात, हम आपको पूरा सीरियस होकर क्लास 11 की यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की एक बेहतर तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो जितने भी क्लास 11 के हमारे स्टूडेंट हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल से जुड़े हुए नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किए हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि भूल कर भी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब वीडियो कब आती है? पर डे शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तो शाम को 7:30 बजे आकर वीडियो देखिए। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का 2 चैप्टर का वन शॉट फिजिक्स में और 2 चैप्टर की केमिस्ट्री में वन शॉट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। अब वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। इस चैनल के बारे में अपने सभी दोस्तों से बताइए जिससे वो भी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।